हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और यूपीसीएस मेंस स्टडी आंसर राइटिंग का आज हमारा 23वां दिन है। आज हम जीएस 3 के क्वेश्चन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर। हमें इसके चैलेंजेस, मतलब इसमें इसके इन्फोर्स में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में भी बताना है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आपको 200 वर्ड में आंसर लिखना होगा। तो इंट्रो में सबसे पहले हम या तो ये बता दें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे आएंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी की ऐसी कैटेगरी है जिसमें ह्यूमन इंटेलेक्ट का इंटेंजिबल क्रिएशन हो। इंटेंजिबल जो दिखता ना हो, ह्यूमन इंटेलेक्ट के ऐसे इंटेंजिबल क्रिएशन जो प्रॉपर्टी के रूप में, उन्हें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो किसी भी आदमी को दिए हुए वो राइट जो उसके माइंड के क्रिएशन के लिए हैं, उसे हम IPR बोलते हैं। इसका जिक्र जो है UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का जो आर्टिकल नंबर 27 है उसमें भी मेंशन है। इसके अलावा जो पेरिस कन्वेंशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 1883, उसमें भी इसका जिक्र आता है। इसके अलावा बर्न कन्वेंशन ऑन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ये 1886 का है। इसमें भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आती है। इन सब जगह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आउटलाइन किया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आप एग्जांपल दे सकते हो कि कॉपीराइट हो गया, इसके अलावा पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेड सीक्रेट हो गया, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। अब हम देख लेंगे हमारे यहाँ। और जो WIPO है, ये ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये IB को देखता है, IPR को भी देखता है। टाइप्स में आ जाते हैं हम। तो जो सबसे फेमस है वो है आपका कॉपीराइट, उसके बाद पेटेंट, फिर आपका ट्रेडमार्क, फिर आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, फिर आप ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, इसके अलावा ट्रेड सीक्रेट। अब एक एक करके हम सारे देख लेते हैं। देखिए, जो कॉपीराइट होता है वो आपके लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क के लिए दिया जाता है। अगर आपने कोई किताब लिखी, या आपने कोई म्यूज़िक बनाया, या आपने कोई पेंटिंग की, या आपने कोई भी स्कल्पचर बनाया, या कोई फिल्म हो गया, या मैप, इवन एडवर्टीज़मेंट, इसके अलावा जो टेक्निकल ड्राइंग होती हैं उसके लिए कॉपीराइट दिया जाता है। अगर हम पेटेंट की बात करें तो पेटेंट बेसिकली इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। आपने कुछ भी नया इन्वेंट किया हो उसके लिए, और इसके ओनर को ये राइट रहता है कि वो डिसाइड करे कि किस तरह से, हाउ और वेदर जो आप उसकी इन्वेंशन है वो किस यूज़ होएगी कि नहीं होगी बाकी लोगों के द्वारा। अगर होगी तो उन्हें छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये हो गया पेटेंट। फिर थर्ड है हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बेसिकली साइंस होते हैं, है ना, साइन, जो कि मतलब बता देंगी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में। जैसे ये कि टेस्ला का हो गया, तो ये साइन डिस्टिंग्विश करते हैं आपके प्रोडक्ट को एक दूसरे से, है ना। जैसे BMW का हो गया, इस तरह से हो गया ट्रेडमार्क। फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होते हैं वो किसी भी आर्टिकल का एस्थेटिक पार्ट होता है या ऑर्नामेंटल पार्ट होता है। ये एक 3D फीचर होता है किसी, मतलब शेप या सरफेस, शेप ऑब्लिक सरफेस किसी भी आर्टिकल का। जैसे ये ऐसे कोका कोला की बोतल मान लीजिए, कोका कोला की बोतल, तो उसका एक डिफरेंट शेप है। तो उस डिज़ाइन को जो है कोका कोला की बोतल शेप को वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में कोका कोला की कंपनी कर लेगी। जैसे कई कई कार का डिज़ाइन मॉडल होता है ना, किसी का हेडलाइट ऐसा होता है, तो ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में आता है। इसके बाद हमने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दुनिया भर के पढ़े हैं, न्यूज़ में आते रहते हैं। आपके एरिया में जो भी फेमस होगा ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, उसको अगर उसे टैग मिला होगा तो आप कमेंट करके बताइए। ये किसी भी एरिया के, पर्टिकुलर एरिया के ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं जो अपनी क्वालिटी और रेपुटेशन की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। जैसे दार्जिलिंग टी हो गया, जर्दालू आम हो गया, ये बेसिकली उसके एरिया से ही रिलेटेड रहते हैं। फिर हम लास्ट जो हमारा वो है ट्रेड सीक्रेट। अब ट्रेड सीक्रेट नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, कॉन्फिडेंशियल इन्फो है। ऐसी इन्फो जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हो, जिसको बेचा जा सकता हो। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ IP। अब हम आ जाते हैं एसोसिएटेड बेनिफिट ऑफ द IP। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से देखिए आपके दिमाग में जो आइडिया है उसको आप किस तरह से मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक तो ये इसका फ़ायदा है। फिर आपका जो आप बेनिफिट है, मतलब आप मार्केट वैल्यू अपने प्रोडक्ट की क्रिएट करते हैं, अपने बिजनेस को इन्हेंस करते हैं, इन्हेंस बिजनेस। इसके अलावा आप जो हैं कंपटीशन में स्टैंड आउट
है ना। अगर मान लीजिए दार्जिलिंग टी में कंपटीशन है और मान लीजिए असम की कोई टी है उसमें कंपटीशन हो, तो दार्जिलिंग टी को लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि उसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस तरह से आईपीआर आपको क्या करता है, स्टैंड आउट, यू हेल्प टू स्टैंड आउट फ्रॉम कंपटीशन। इसके अलावा अच्छे खासे रेस कर लेता है फाइनेंस, रॉयल्टी आपको मिलती है आपका अगर कोई कॉपीराइट हो उस पर। फिर इसके अलावा आपको मिलती है एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी, है ना, ताकि आपका बिजनेस बढ़ सके। इसमें भी आप जीआई का एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये सारे हो गए एसोसिएशन बेनिफिट। अब आप देखते हैं क्या क्या इन्फोर्समेंट में दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले तो इंडिया में क्या पायरेसी बहुत होती है, पायरेसी प्लस काउंटरफीट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इस वजह से आईपीआर को हम लागू नहीं कर पाते। फिर हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग है ना, जो एप्लीकेशन जाती है उसमें बहुत समय लगता है, मतलब टू मच टाइम इन फाइनल डिसीजन, किसको पेटेंट दिया जाए, किसको कॉपीराइट दिया जाए, उसमें समय लगता है। इस वजह से जो है हमारे यहाँ आईपीआर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होती है, टू मच हाईएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी। और इसी वजह से जो अमेरिका की स्पेशल 301 जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की रिपोर्ट होती है उसमें हमको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा जाता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है या हमारा जो इको सिस्टम है आईपीआर से रिलेटेड वो बहुत बढ़िया नहीं है, मतलब बहुत चैलेंजिंग है। यूएस की कंपनी इसीलिए आना नहीं चाहती। आपने एक टर्म सुना होगा कंपलसरी लाइसेंसिंग, है ना, जो स्पेशली जो है आपका जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसमें है। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट जो होती है वो अलाउ कर देती है दूसरी कंपनी को बिना मतलब उसके पेटेंट प्रोडक्ट को यूज़ करने का। जैसे मान लीजिए कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ए है और ये फार्मास्यूटिकल बी है, इसका पेटेंट है कोई दवाई जी करके है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी बी को भी अलाउ कर देगी भैया तुम ये बना लो बिना इसकी बिना ए से इजाज़त लिए। तो ये होती है कंपलसरी लाइसेंस के कई टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो इस तरह से कई सारे चैलेंजेस हैं हमारे इसके इन्फोर्समेंट में। एक तो पायरेसी हो गया, काउंटरफीट प्रोडक्ट हो गया, बैकलॉग हो गया, स्क्रूटनी हो गया, कंपलसरी लाइसेंस हो गया, और यूएस हमें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखता है। तो लास्ट में इतने में हमारे 200 वर्ड हो जाएंगे। तो लास्ट में हम कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि देखिए हमारी जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारा पॉलिसी आया था NIPP 2016 में, तो उसमें बात की गई थी क्रिएटिव इंडिया और इनोवेटिव इंडिया की। अब उस पॉलिसी का इस समय आ गया कि हम उसे रिव्यू करें, है ना, रिव्यू करने की ज़रूरत है ताकि जो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, लोगों का बेटर एटीट्यूड हो आईपीआर पॉलिसी की तरफ, और हेल्प करें इंडिया को। हम जो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहे हैं या मेक इन इंडिया बनाना चाह रहे हैं या स्टार्टअप इंडिया बनाना चाह रहे हैं, और कई विदेशी कंपनी भी हमारे यहाँ इंडिया में आके प्रोडक्ट बनाएंगी, तो अगर हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड पॉलिसी अच्छी होगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस तरह से जो है हमारी जो लेबर हैं उनकी भी स्किल डेवलपमेंट होगी और कैसे ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होगा ओवरऑल। या इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें जो है 2021 में हमारी रैंक जो आई है 46 और 2020 में ये 48 थी। मतलब हम सुधार कर रहे हैं और अभी और सुधार की आवश्यकता है। इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बता दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।